मेरा देवर औरतों की मसाज करता, औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती थी। मेरा अक्सर दिल करता कि कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने देवर को कहा कि लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए। देवर ने तो मेरी रोज के मुताबिक मैं सुबह सुबह जल्दी उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कामकाज भरी जिंदगी से थमने लगी थी। अब मैं कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 साल से मेरा एक ही रूटीन था और मेरी रूटीन में साल भर फर्क नहीं आया। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के और सारे कामों को अंजाम दिया करती थी। घर में मेरे अलावा कोई औरत नहीं थी। घर की जिम्मेदारियां मुझ पर अकेले ही थी। इसके साथ साथ खेत में जाना और वहां पर काम काज करना मेरा काम ज्यादा था। इस समय बहुत ही ज्यादा थक जाती थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती तो हमारे गांव, घर पर मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थी और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके इस काम से अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। वह पढ़ा लिखा था और खेतों में काम नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थी और उसका हाथ बटाया करती थी। पति का हाथ बटाने के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज करके चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वह किसी से भी ज्यादा फालतू की बातें नहीं करता था, पर मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था। देवर से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही दिन बात कह दी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं जरूरत के वक्त ही बोलती थी, उसके साथ कम बात किया करती थी और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रख कर आती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वह हम दोनों मियाँ बीवी के साथ बैठकर खाना खाता। ज्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनवाया हुआ था, जहां पर वह अपना काम करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश मिजाज का था, मगर मैं अक्सर सोचती कि फिर यह ऐसे काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में शर्म नहीं आती। मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगती। जब मैंने अपने पति से यही बात की तो वह हंसकर कहने लगा कि इसका तो यह काम है और रोजगार भी उसी से चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। कभी कभी जब मैं बहुत थकी हुई होती तो मेरा दिल करता कि मैं भी मसाज करवा लूं, जिससे मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल हुए थे जब मेरी सास का देहांत हो गया। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल मैंने जैसे तैसे कांटों पर बिताए थे। वह पल पल मुझ पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी मेरी हर चीज पर निगाह होती थी। मैं उस माहौल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद ना होने के ताने देने शुरू कर दिए। मैं उस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती थी। ऊपर वाले से रोकर दुआ मांगती थी कि मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे, ताकि मुझे अपनी सास के तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं भी एक औलाद के लिए मसरूफ थी कि फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम और डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले देहांत हो गया था। मेरी सास ने ही उन दोनों को माँ बाप बनकर अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजार दी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया।
मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके बेटे भी उनकी बहुत ज्यादा कदर करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म थी जिसका पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनकी चारपाई के साथ लगकर बैठे रहते और तमाम पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दी, यह सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वह जिंदगी ही इतनी लेकर आई थी और चंद महीनों के बाद विदा हो चुकी थी। उसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में काम करना भी पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरा पति और देवर पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफी हद तक खराब हो चुके थे। कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों बंदे अपनी जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पा सके। अब जब मैं काम करने के लिए अपने पति के साथ खेत में जाने लगी, तभी हमारे घर में औरतों का आना शुरू हो जाता। हम उम्र की औरतें, लड़कियां भी मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही उनकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर में आई तो मैंने अपने मोहल्ले की लड़की सपना को देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गई। शादी के 4 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वह एक भला लड़का था जिसकी वजह से आज तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वह लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी? मैं यह देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लिपटकर मैं इस बात को जैसे भूल ही गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उससे जल्दी जल्दी बात करके जान छुड़ाकर घर आने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर अपने पति को देने के लिए वापस जाना था। मगर वह बातें खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने इस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे देवर ने ऐसा क्या किया था। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर में वापस चली गई और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वह क्यों रोते हुए वापस जा रही थी? उस लड़की की शोहरत हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति उनके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। वह उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरे मोहल्ले में किसी भी औरत से इतना घुलना मिलना नहीं था, न ही किसी से इतना उठना बैठना था कि मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमजोरी। जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारी में मैं इस बात को भूल गई थी कि मुझे उनसे कोई बात करनी थी। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे और एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेत में काम कर रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता हुआ आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे कि न जाने क्या बात हो गई है। तेज कदम उठाते हुए हम दोनों घर वापस आए तो बहुत ज्यादा औरतों का माजरा लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब घर में अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने ही मेरे देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे और हालत से लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। और वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने सपना की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब सपना सर झुकाकर खड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थी और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नजर जब देवर की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से ही झलक रहा था कि सपना के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को सपना के साथ शादी करनी होगी। मगर मेरे पति सुनते ही बड़ी हैरत में पड़ गए।
और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। सपना की असलियत किसी से छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा करेगी क्यों। सपना के माँ बाप का यह कहना था कि इसे सपना के साथ शादी करनी ही होगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा कर दिया। उसके बाद यह जरूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर धब्बा लग गया और सबने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता। मेरा दिल भी यह मानने को इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया और वह शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती। मेरा पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, ऐसे अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। तभी मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, उसे सुनने के लिए 5 साल से मेरे कान तरस गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मेरा खेतों से काम छुड़वा दिया और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया। वह मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह उन्हें भी अपनी औलाद की बहुत खुशी थी। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल इंतजार किया था। कुछ दिन बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति देर रात तक खेतों में काम करते रहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सके। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं आपसी घरेलू कामकाज में ही बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरा शरीर टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरा पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आया था। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उससे मसाज करने को कहती हूँ। मैं बहुत थकावट और बेचैनी महसूस कर रही थी। फिर अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि उससे कैसे बात करूं, मगर फिर उससे कहा कि लाइट ऑफ करके थोड़ी देर के लिए मेरी मसाज कर दो। वह हैरानी से मुझे देखने लगा और अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। कहने लगा, नहीं भाभी प्लीज, अब मेरे पास मेरे भाई का ही रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने देवर की बात सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। मालिश में वह ऐसा क्या करेगा कि उसे अपने भाई के रिश्ते के खोने का डर है। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा देवर न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। यह सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा। मैंने तो उससे सिर्फ मसाज के बारे में ही कहा था और अगले दिन सुबह सवेरे ही वह वापस चला गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सब के होश उड़ा दिए। उस दिन सपना ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने मेरे देवर पर इल्जाम लगाया था। वह दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर एक शरीफ इंसान था। उसने जब उससे शादी करने से मना किया और उसे समझाने की कोशिश की तो सपना ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया ताकि वह मजबूर होकर उससे शादी कर ले। इस बात में ज्यादा सपना का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए रहे सहे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत बड़े उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया और कुछ दिनों में उसे शादी करके यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा चुभ गया था वह जैसे कहीं निकल गया था। और अब मेरा देवर भी जैसे शर्मिंदगी से नजरें चुराए फिरता था, अब वह कम हुई। अपने देवर की इस बात पर जैसे मेरे सीने में भी एक हंसी निकल गई थी।
मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी। फिर मेरा देवर भी गांव लौट आया। उसने कहा कि मैं आपके दिमाग की हालत समझता हूँ और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया था। और फिर उसने कहा कि उस दिन मैंने इस डर से आपको मसाज करने के लिए मना किया था ताकि मुझ पर कोई ऐसा इल्जाम दोबारा ना लगा सके। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था। वह उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस पर क्या एतराज हो सकता था। हमारे लिए यह काफी था कि वह अपनी जिंदगी में खुश और मगन रहे। हमने उसे खुशी खुशी इजाजत दे दी और उसने कहा कि यह सब तो ठीक है, पर जब उसका भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आएगी तो ही वह शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो हमने कुछ दिन बाद उसकी शादी की तारीख रख दी। और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी थी और हमारा सारा कर्ज भी उतर चुका है। वह अपनी पत्नी के साथ शहर में शिफ्ट हो गया क्योंकि वे दोनों एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे और गांव में हमारी जिंदगी भी अब खुशहाली से गुजरने लगी थी।